हेलो दोस्तों। क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग परमाणु चैप्टर के सेकंड वीडियो में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम सब लोग यहाँ रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से हमको क्या क्या लाभ मिला और इन्होंने क्या क्या चीजें नहीं बता पाई अपने परमाणु मॉडल के द्वारा, वो सभी चीज पढ़ने वाले हैं। और एक जो टॉपिक पिछला छूट गया था कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो 180 अंश के कोण पर प्रकीर्णित होकर के जब वापस चला आता है, जाता ही नहीं आर पार परमाणु के, तो या सोने की पतली पन्नी के, तो उसके लिए वो जो सोने की पतली पन्नी है वो अल्फा कण उसके नाभिक के कितने समीप जा सकता था, ये चीज पढ़ने वाले। इसका फार्मूला इस बार जो 2024 में जो एग्जाम हुए थे इसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल्स के रूप में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इन्होंने अपना जो परमाणु मॉडल है वो अल्फा प्रकीर्णन कराया था सोने की एक पतली पन्नी पर। उससे जो भी निष्कर्ष निकला उसी के आधार पर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो हम स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस परमाणु मॉडल के अनुसार सबसे फर्स्ट, पिछला वीडियो हमने वैसे कंप्लीट करवा दिया था, वो देख लीजिए, बाकी ये चीज क्लियर हो जाएगा। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार, बहुत ही छोटा गोलाकार, ज्यादा अगर आकार बड़ा करेंगे तो वो गोलाकार नहीं होगा, चपटी होगा, यानी कहीं 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 पर वो गोलाकार नहीं होगा, थोड़ा सा मुड़ा होगा। ठीक, ये चीज विद्युत उदासीन कण है। विद्युत उदासीन मतलब जितना इसके पास प्लस है उतना ही इसके पास माइनस है, ये चीज इन्होंने भी बताया और ये चीज टॉमसन ने भी बताया था। तो परमाणु उदासीन अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जिसका अधिकांश भाग खोखला है। क्यों खोखला है? क्योंकि अधिकांश अल्फा कण परमाणु के आर पार निकल गए थे। तो ये पहला स्टेप। सेकेंड, प्रतीक। अच्छा, ये चीज हम बता रहे हैं, प्रेक्षण जब तक नहीं पढ़ोगे अल्फा प्रकीर्णन का ये क्लियर नहीं हो पाएगा, तो वो चीज जरूर देखिए। ठीक है भैया, वो क्योंकि इससे भी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इससे ज्यादा बार वो पूछा गया है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। सेकेंड क्या है? प्रत्येक परमाणु, जितने भी ब्रह्मांड में परमाणु, हमने बताया था, एक चाक ले लीजिए, इस चाक में असंख्य परमाणु है, हर एक परमाणु को भाई छोटे छोटे टुकड़े करिए और एक ऐसा टुकड़ा बचेगा जो विभाजित नहीं होगा, वही परमाणु है। और उस परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित भाग होता है और जिसका नाम इन्होंने क्या दिया? नाभिक। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में इसी नाभिक की ही खोज हुई थी। ठीक है, एक नंबर का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान इसके नाभिक में रहता है। ठीक है, तो जितने भी परमाणु होते हैं उनका समस्त धनावेश और पूरा का पूरा जो द्रव्यमान होता है उसके केंद्र में ही रहता है, सेंटर पर ही रहता है। और थॉमसन ने ऐसा नहीं बताया था, धनावेश पूरे भर में फैला हुआ होता है, ये चीज बताया था। और इन्होंने क्या होता है, एक एक छोटे से भाग पर पूरा का पूरा धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो अगर एक परमाणु है, ये एक नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, ऐसे। ठीक, ये ऐसी भी वृत्तीय कक्षाएं ऐसी भी होती हैं, ठीक, ऐसी भी होती हैं और ऐसी भी होती हैं, ऐसी भी होती, हर तरफ से वृत्ताकार होती, और इन्हीं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हम प्राय ऐसे बनाते हैं क्योंकि 2D है, 3D होता, आगे पीछे तो घुमा नहीं सकते, तो इसलिए बन नहीं सकता। आप चाहे टेढ़ा बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो नाभिक है और इसके चारों ओर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती और इन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते, चक्कर लगाते। ठीक है भैया, फिर आगे, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ये चीज तो क्लियर है, पहले से ही जान गए, जितना प्लस उतना माइनस, अतः इसमें प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती। समान, यहां पर क्या लिख देना है? समान। ठीक है, समान रहती है। ठीक है, जितना प्लस है उतना ही माइनस, प्लस मतलब प्रोटॉन और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया,
और क्योंकि प्रोटॉन की खोज बहुत पहले से ही हो गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा, और जो नाभिक है इसकी खोज बाद में हुई थी, तो इन्होंने क्या किया, जो धनावेशित कण नाभिक में है उसका नाम प्रोटॉन ही बता दिया। वो धनावेशित कण इसी नाभिक में रहते हैं। ठीक है, फिर आगे, परमाणु का आकार नाभिक से बहुत बड़ा होता है। परमाणु का आकार नाभिक से बहुत बड़ा होता है। नाभिक का आकार अगला जो चैप्टर हमारा आएगा नाभिक में, उससे में है ये। तो परमाणु का आकार परमाणु नाभिक से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। एक परमाणु में कितने सारे नाभिक मिलाएंगे, 10⁻15। परमाणु का जो आयतन होता है वो 10⁻15 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि एक परमाणु में 10⁻15 नाभिक आ सकते हैं, ये चीज कहें। तो परमाणु का आकार नाभिक से बहुत बड़ा होता है, यानी जो यहाँ पर नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर या 10⁻14 मीटर तक की ली जाती है, और जो परमाणु की त्रिज्या है वो 10⁻10 मीटर की कोट ली जाती है। ठीक है, आगे ये मानी गई है कल्पना द्वारा, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है भैया, फिर आगे ये चीज आगे है तो इसको याद रखे रहिएगा, ये चीज आगे है जस्ट नाभिक चैप्टर में। ठीक है भैया, नाभिक की संरचना वहां पर ये सभी चीजें पढ़ेंगे। फिर वृत्ताकार गति करने के लिए ये समझना है पॉइंट, वृत्ताकार गति करने के लिए भाई ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं, वृत्ताकार गति करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। तो वृत्ताकार गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल, भाई अगर हम किसी एक साइकिल लीजिए, गोल गोल घुमाते रहिए तो आपको महसूस होगा आपको कोई अंदर की ओर खींच रहा है, सेंटर की ओर। वो कोई और नहीं होता है, अभिकेंद्र बल होता है। कौन सा बल होता है भैया, अभिकेंद्र बल होता है। क्लियर हुई बात। दो तरीके के बल लगते हैं, अगर आप गोल गोल घुमाएंगे तो अंदर की ओर एक बल लगेगा, वो अभिकेंद्र बल। सेंटर की ओर, भाई एक वृत्ताकार पथ पर गति करेंगे तो वृत्त के सेंटर की ओर एक बल लगेगा। और ये अभिकेंद्र बल कभी खुद का नहीं होता, ये कोई और उत्पन्न करता है तभी आता है। ये उत्पन्न कौन किया है, विद्युत बल ने। भाई विद्युत बल क्या होता है, जब दो आवेश एक दूसरे के बीच आकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं तो वहां पर विद्युत बल काम करता है। ये विद्युत बल जो है, ये जो बल है अपना, ये पूरा का पूरा किसको दे देता है, ये पूरा का पूरा दे देता है अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो अगर आप वृत्ताकार पथ पर गति करेंगे तो एक सेंटर की अंदर की ओर, सेंटर के अंदर वृत्ताकार पथ के भी अंदर केंद्र की ओर एक बल महसूस आपको होगा, और वो होता है अभिकेंद्र बल। अब गोल गोल आप घूमते रहिए लेकिन आप गिरेंगे नहीं। क्यों नहीं गिरेंगे, आप गिरेंगे क्यों नहीं, क्योंकि जितना आपको अंदर की ओर से बल लग रहा उतना ही बाहर की ओर से बल लग रहा है। जितना आपको कोई अंदर खींच रहा उतना ही बाहर खींच रहा है। मोड़ पर देखिए आप एकदम टेढ़ा करके घुमा देते हैं तो बाइक फिर भी नहीं गिरती है, साइकिल फिर भी नहीं गिरती। क्यों, क्योंकि जितना अंदर की ओर अवकेंद्र बल है उतना ही बाहर की ओर अपकेंद्र बल है। क्लियर हो गई बात नहीं है, ठीक है। तो वृत्ताकार गति के लिए इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल, नाभिक के धनावेश, नाभिक का धनावेश, नाभिकावेश कितना होता है, प्लस जेडी, याद रखना आगे जरूरत पड़े, तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, माइनस ई होता है, कि बीच विद्युत बल से प्राप्त होता है। तो जो वृत्ताकार गति करेगा अंदर की ओर जो बल लगेगा वो अंदर की ओर बल कोई और नहीं दे रहा है, वो कौन दे रहा है, विद्युत बल दे रहा है। क्योंकि नाभिक धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, ये क्या करेगा, नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अंदर की ओर, और अंदर की ओर पहले से ही एक बल लग रहा था जो इसको वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, घुमा रहा है। ठीक, तो ये जो अभिकेंद्र बल है ये देता कौन है, विद्युत बल। विद्युत बल भी किधर लग रहा है, केंद्र की ओर। इलेक्ट्रॉन इधर है, नाभिक यहाँ है, ये इधर की ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये इधर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो ये ऊपर खींचेगा, यानी सेंटर की ओर ही तो खींचेगा। नाभिक का आवेश ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है, स्थायी होता है ज्यादा नाभिक। इलेक्ट्रॉन तो अस्थायी होते हैं, ऊर्जा देंगे बाहर भाग जाएंगे, लेकिन नाभिक बाहर नहीं भागता, नाभिक तो टूटता है जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है। ठीक है, तो ये बात पकड़ना है आप लोगों को। एक तरीका और है समझने के लिए। अब एक तरीका और क्या है, एक तरीका और क्या है, तो वो तरीका ये है कि अगर आपका ये हो गया परमाणु, ठीक, और यहां पर हमने एक ले लिया इलेक्ट्रॉन, और इसके सेंटर पर हमने रख दिया एक प्लस, तो ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, खींचेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, लेकिन फिर भी ये अंदर की ओर नहीं गिरता। क्यों, क्योंकि बाहर की ओर इस पर कौन सा बल लगता है, बाहर की ओर इस पर एक अपकेंद्र बल लगता है।
ये बाहर की ओर लगता है और ये अंदर की ओर। अब गिरता क्यों नहीं, क्योंकि जितना बाहर बल लगता है उतना ही अंदर लगता है, जितना अंदर विद्युत बल है उतना ही बाहर अपकेंद्र बल है, और अपकेंद्र बल का फार्मूला अभिकेंद्र बल से ही प्राप्त होता है। अभी अपकेंद्र बल उतना ही होता है जितना अभिकेंद्र बल होता है, अगर कोई एक ज्यादा हुआ तो गिर जाओगे आप, ये चीज याद रखें, ठीक है भैया। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, आप केंद्र बल के द्वारा अभिकेंद्र बल के भी द्वारा समझ सकते हैं। क्लियर है ना बात भैया। अब ये थे टोटल इसके मतलब क्या क्या चीजें इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में बताई, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से जो रिजल्ट आया उसके द्वारा उसी का यूज करके अपना परमाणु मॉडल दिया। यानी परमाणु के बारे में इतनी सारी चीजों के बारे में, परमाणु के अंदर क्या होता है इससे। अच्छा नाभिकीय मॉडल, अच्छा इसमें आप लोग जब ये मॉडल पढ़ रहे थे तो नाभिक की फील्ड ज्यादा आ रही थी, परमाणु की कम लेकिन नाभिक की ज्यादा। इसीलिए इसीलिए ये चीज याद रखिए, इसीलिए इसको नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। और एक और नाम से इसको जानते हैं, सौर मॉडल। अच्छा सौर मॉडल क्यों नाम भाई, नाभिकीय मॉडल तो चलो ठीक है कि अगर हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे तो नाभिक की फील्ड ज्यादा आ रही थी तो नाभिकीय मॉडल हो गया, चलिए ठीक। सौर मॉडल क्यों कहा जाता है ये भी याद रखिए। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, वैसे ही सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह घूमते हैं। सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर कौन, सभी ग्रह घूमते हैं, ठीक है, 9 के 9 ग्रह। क्लियर है ना बात। जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता वैसे ही सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते। यानी हम ये भी कह सकते हैं एक तरीके से कि जैसे सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते, उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते, चक्कर लगाते। इसीलिए इसको सौर मंडल भी कहा जाता है। सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, ये एक सौर मंडल जैसा, सौर मॉडल है भैया, सौर मंडल जैसा ये लग रहा था तो इसलिए इसका नाम सौर मॉडल भी पड़ गया। क्लियर है ना बात। तो ये अब इसकी सफलताएं क्या है ये भी चीज देख ली जाए। तो यह परमाणु मॉडल परमाणु की उदासीनता को बताता है, यानी परमाणु जितना प्लस है उतना माइनस, ये भी ये चीज बताता है। ये टॉमसन ने भी बताया था और इन्होंने भी बताया था। टॉमसन ने बताया कि परमाणु में सब जगह धनावेश वितरित होता है समान, लेकिन इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो धनावेश है वो एक जगह पर ही इकट्ठा रहता है और उसका नाम भी इन्होंने दे दिया था नाभिक। ठीक, तो उदासीनता के बारे में बताया। तापायनिक उत्सर्जन जो अभी पिछला चैप्टर समाप्त हुआ है कि कैसे हम परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो या तो गर्म करेंगे या तो प्रकाश डालेंगे ऊष्मा देकर के, ठीक है, या तो दो प्लेटों के बीच एक धनावेशित एक ऋणावेशित प्लेटों के बीच धातु को रोको, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इन्होंने इस परमाणु मॉडल यह परमाणु मॉडल परमाणु की उदासीनता, तापायनिक उत्सर्जन यानी कि ताप देकर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, वह प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि प्रकाश डाल करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, की व्याख्या करने में सफल रहा। ठीक है, कि इतने की व्याख्या करने में सफल रहा। और साथ ही साथ अल्फा प्रकीर्णन में जो भी प्रेक्षण हुए थे, प्रेक्षण मतलब जो जो चीजें देखी गई थी वो सत्य साबित हुई इसी परमाणु मॉडल के आधार। ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन में प्राप्त प्रेक्षण इस परमाणु मॉडल द्वारा सत्यापित हुई, ये भी आप लिख सकते हैं। असफलताएं ये कहां पर लागू नहीं हो, पहला चीज यह परमाणु मॉडल यह जो परमाणु मॉडल है यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व और उसके रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। अब परमाणु का स्थायित्व क्या है, तो मैक्सवेल ने एक रूल बताया था, कोई भी अगर आवेशित कण है और वो कहीं घूम रहा है कहीं चल रहा है तो ऊर्जा की हानि करेगा। कोई भी आवेशित कण का मतलब ले सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, आप बीटा को भी ले सकते हैं। तो कोई भी आवेशित कण अगर कहीं घूम रहा है या कहीं चक्कर लगा रहा है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होगी। भाई वो चक्कर लगा रहा है, हम भी जैसे हैं, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, हम भी आवेशित हो सकते हैं, ये चीज तो क्लियर है। तो
हम भी आवेशित होंगे तो हम भी अगर चलेंगे फिरेंगे धीरे धीरे हमारी भी ऊर्जा कम होगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जब ऊर्जा कम होगी तो इलेक्ट्रॉन कमजोर होता जाएगा धीरे धीरे, और नाभिक की तो ऊर्जा फिक्स है, नाभिक तो एक जगह रखा हुआ होता है। तो नाभिक क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन कमजोर पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, नाभिक खींच लेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को नाभिक खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन है माइनस, नाभिक है प्लस, प्लस माइनस मिलेंगे तो परमाणु नष्ट हो जाएगा, और परमाणु नष्ट तो ब्रह्मांड में सभी सारी चीजें नष्ट, ये बोर्ड नष्ट हो जाएगा, आप जिस मोबाइल को देख रहे हैं वो भी नष्ट, हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम सब लोग भी, या जो चीजें हमको दिखाई दे रही सभी पदार्थ, और सभी में छोटे छोटे, ये सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो ऐसा संभव तो होगा नहीं, तो ये चीज इन्होंने नहीं बताया, अर्थात परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ये नहीं कर पाए। और साथ ही साथ स्पेक्ट्रम, जो ये स्पेक्ट्रम है, रेखीय स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम, ये सभी चीजें इसी चैप्टर में हम सब लोग पढ़ेंगे बोहर की परिकल्पना के जस्ट बाद। तो ये भी हम बताएंगे वहां पर कि रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है और कैसे उन्होंने ये व्याख्या नहीं। तो ये था टोटल। ठीक है, अब एक चीज और बचा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बताते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये नाभिक है और ये चारों ओर घूम रहा है नाभिक के, तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होगी तो नाभिक क्या करेगा, इसको धीरे धीरे अपनी ओर खींचेगा, तो ये नाभिक में गिरता हुआ इलेक्ट्रॉन, नाभिक में गिरता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींच करके खत्म कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अल्फा कण जो नाभिक पर या परमाणु पर सोने की पतली पन्नी पर आपतित हुए थे, पहले गए थे, प्रकटित किए गए थे, वो उनके लिए, यानी वो अल्फा कण जो है नाभिक के कितने पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी, तो निकटतम दूरी उसी की होगी जो कितने अंश के कोण पर वापस आए थे, थीटा बराबर 180, जैसे गए थे जिस रास्ते से उसी रास्ते में वापस लौट आए, बस कोई डायरेक्शन बदल गई वहां की बात। तो इस केस में होगा क्या, क्योंकि अल्फा कण है, अल्फा कण को भेजा गया है कितने वेग से, बताया गया था वेग 2 गुणे लमसम 2 गुणे 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भेजा गया था इसको। ठीक है, बहुत ही बड़ा वेग था। ठीक, अब बहुत ही बड़ा वेग था तो इतने बड़े वेग के साथ ये गया है, भेजा गया है, यानी कि अल्फा कण को गतिज ऊर्जा दी गई। तो अल्फा कण जब गया था तो इसके पास कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा थी। अब जा करके जैसे जैसे अल्फा कण जाएगा पास किसके, नाभिक के, क्योंकि नाभिक भी प्लस है और अल्फा कण भी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण का मतलब ही होता है हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक, क्योंकि नाभिक भी क्या होता है प्लस। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, तो 2 प्रोटॉन के बराबर धनावेश होता है, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके पास धनावेश होता है, 2e होता है प्लस का, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। जैसे ही अल्फा कण धनावेश, ये भी धनावेश, जैसे ही अल्फा कण इस नाभिक के पास आएगा तो क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण, क्या ये नाभिक अल्फा कण को खींचेगा, नहीं, ये मेहनत करेगा, ये मेहनत करेगा, ये नाभिक इसको ढकेलेगा, तो ये मेहनत करेगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इसको कार्य करना पड़ेगा। भाई बल किधर लग रहा है, बाहर की ओर, बल इधर लग रहा है और ये आ किधर रहा, अंदर की ओर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध इसको काम करना पड़ेगा, और वो काम जो है स्थितिज ऊर्जा में जाता है, क्योंकि बल के विरुद्ध अगर काम किया जाता है तो वो स्थितिज ऊर्जा में जाता है। ये चीज हमने कई बार बताई है और फर्स्ट फिजिक्स में टोटल यही हमने कॉन्सेप्ट भी बताया था, बल के विरुद्ध कहीं भी कार्य करोगे वो स्थितिज ऊर्जा में जाएगा, तो इसकी टोटल की टोटल यहाँ पर पहुंचेगा तो इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब वेग 0 होने का मतलब क्या हुआ, पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल गई है, तभी तो वेग 0 हुआ है,
नहीं तो जब तक भाई यही चीज तो बताया गया, ऊर्जा हमेशा संरक्षित होती है। ऊर्जा एक संरक्षित होती है, यानी ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ऊर्जा पहले कितनी थी, के। ये के कभी भी जीरो नहीं होगा। के जीरो कब होगा, जब ये अल्फा कण अपनी ऊर्जा किसी दूसरे को दे दे, यानी ऊर्जा का रूप बदल दे। पहले के था, अब क्या है, यू है, स्थितिज ऊर्जा है। ये चीज याद रखें, ठीक है। तो ये टोटल के टोटल गतिज ऊर्जा अल्फा कण की वो किस में चेंज होगी, स्थितिज ऊर्जा में। ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा पूरे के पूरे निकाय में संरक्षित होगी। जितनी पहले थी उतनी ही बाद में थी, जितनी गतिज ऊर्जा उतनी ही स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का मान के हो गया। स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, ये भाई ये क्या है, एक आवेश है, कितना है 2e, और ये क्या है जेडी। दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हमने मान ली है, आर नॉट, और यही दूरी हमको चाहिए, यही दूरी हमको चाहिए, आर नॉट ही चाहिए। अब दो आवेश याद रखिए, दो आवेशों के निकाय का, एक Q1 है, दूसरा आवेश कौन सा है Q2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर, ठीक है। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय, अगर दो आवेश चाहे प्लस हो चाहे माइनस, तो वो दोनों पास आएंगे, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/4πε0। डेरिवेशन भी करवाए थे दो आवेशों और तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। पहला आवेश कौन सा है, Q1, दूसरा आवेश Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। ये होता है फार्मूला दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर पहला आवेश कौन सा, अल्फा कण, दूसरा आवेश कौन सा, नाभिक। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 1/4πε0 इंटू पहले आवेश के रूप में कौन है 2e, दूसरे आवेश के रूप में कौन है जेडी, और बटे दोनों के बीच की दूरी कितनी है जो निकालनी है, आर नॉट। आर नॉट को ऊपर ले जाएंगे, के को नीचे लाएंगे, तो आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, यहां से कितना हो जाएगा 2 जेडी स्क्वायर, और अपान में कैपिटल के तुम्हारा गतिज ऊर्जा है। ये बन गया फार्मूला। और ये 5 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया था, जेड भी दिया गया था, के भी दिया गया था, तो आर नॉट जाहिर सी बात है, ये कांस्टेंट वैल्यू 1/4πε0 9/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जेड दिया ही जाएगा। सोने की पतली बनी है तो परमाणु क्रमांक कितना होगा, 79 सोने का होता है। ई का मान पता ही है, के पता ही है, तो आर नॉट देखिए, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो आर नॉट व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, ई की। जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी आर नॉट उतने कम होगा। जितना ही ज्यादा वेग के साथ अल्फा कण आएगा, ये दूरी उतनी ही कम होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक। ये दूरी कम होने का मतलब क्या है, आवेश पास आएंगे। अगर पास आएंगे तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस बल के विरुद्ध ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानी जितनी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। आप गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे तो अल्फा कण पास आएगा तो बल के विरुद्ध और काम करेगा, तो जाहिर सी बात है काम जितना ज्यादा करोगे स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो ये था निकटतम दूरी, ठीक है। और ये किसके लिए होगी, केवल जब जो थीटा बराबर 180 अंश के कोण पर प्रक्षेपण कोण, जिसके लिए प्रकीर्णन कोण, प्रक्षेपण कोण क्यों कहे, प्रकीर्णन कोण जिनके लिए 180 अंश होगा वही, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। गतिज ऊर्जा का मान 1/2 mv² होता है। अब गतिज ऊर्जा किसकी है, अल्फा कण की, ये चीज याद रखना। नाभिक तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये अल्फा कण ही होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यही वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, चैनल में नया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।